इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले हमने चार्जेस के बारे में बात की, मैंने आपको चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सारा बताया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वही वीडियोस देख लो और फिर आप ये इस वीडियो से कंटिन्यू कर लो। तो जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करता हूँ, आप सिंपली वहाँ पे बोलते हो कि अगर आपके पास चार्ज का स्टेट होगा कि वो रेस्ट पर होगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, और जब आप चार्जेस को एट रेस्ट स्टडी करते हो दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रो आप चार्ज के लिए ले सकते हो, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट होगा, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके पास एग्जैक्टली चार्जेस का ही स्टडी है, मगर चार्जेस किस पर होंगे, वो रेस्ट पर होंगे। बट अगर आप इतना ही समझोगे ना तो एग्जैक्टली आगे जाके ये डाउट क्रिएट कर सकता है। कहने का मतलब क्या, आप देखते जाओ। अगर अभी तक मैं बात करूं, आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, लेट अस एज्यूम कि आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेट अस एज्यूम ये आपकी रेस्ट पर है। आप देखोगे कि ऐसी चार्ज बॉडी जो है ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी। तो ठीक है, आप अगर ऐसी बॉडी को स्टडी कर रहे हो, कहने का मतलब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी कर रहे हो। बट क्या ये कंप्लीट स्टेटमेंट है? नहीं, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जब आप आगे जाके पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, आप चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाते हो। आप चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाते हो, तो कहने का मतलब आपका चार्ज पार्टिकल तो मोशन में भी है। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में आ रहा है तो आपको तो बोलना पड़ेगा वहां मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर आप कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट वहां इंट्रोड्यूस नहीं करते हो। तो कहने का मतलब यह है कि यह बिल्कुल गलत होगा बोलना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि आप चार्जेस को स्टडी कर रहे हो एट रेस्ट। कंप्लीट तो यह होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या करते हो, आप चार्जेस को रिलेटिवली स्टडी करते हो। दैट मींस आप कभी भी एक चार्ज नहीं लोगे उसको स्टडी करोगे, नहीं, आपके पास मिनिमम दो चार्जेस होंगे। कूलम लॉ, कूलम लॉ जब स्टार्ट होता है ना, उसमें भी आपके पास कितने चार्जेस होते हैं? दो चार्जेस होते हैं। तो मिनिमम आप दो चार्जेस हमेशा लेते हो, हर किसी सिचुएशन में, हर किसी सिनेरियो में आप दो चार्जेस लेते हो। और जब आप फॉर एग्जांपल अब चार्जेस लेते हो ना रिलेटिव टू ईच अदर, ये चार्जेस अगर रेस्ट में हुए या रिलेटिव टू ईच अदर अगर चार्जेस मूव कर रहे भी होंगे, मगर ये बहुत ही स्लोली मूव करने चाहिए, तब जाके अगर आप ऐसे सिस्टम को स्टडी कर रहे हो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो। मैं रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब नहीं होता कि चार्ज सिर्फ रेस्ट पे, नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखते हो कि चार्जेस रिलेटिवली या तो रेस्ट में होंगे, या अगर चार्जेस मूव कर भी रहे होंगे वो बहुत ज्यादा स्लोली मूव कर रहे होंगे, इन्फिनिटेसिमल स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब तो मैं बोल सकता हूं ना कि जब आगे आप पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जब आप आगे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तब जाके अगर आप चार्ज को लाओगे इन्फिनिटी से टू अ पॉइंट, आप तेजी से लाओगे कि आप स्लोली लाओगे? आप उसको बहुत स्लो स्पीड से लाओगे, आप फास्ट स्पीड से उसको नहीं लाओगे। और वहां जो हम प्रोसेस डिफाइन करते हैं दैट इज अगेन योर स्यूडो प्रोसेस, और वो आपका क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस वहां पे होता है। तो अगेन जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो वहां पर तो पूरा डिस्कशन होगा इस पे, बट पूरा अभी से क्लियर रखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब नहीं है चार्ज रेस्ट पे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपको दिमाग में रखना है कि चार्जेस हो सकते हैं मोशन में, मगर चार्जेस का मोशन बहुत स्लो होगा, इतना स्लो होगा कि आपकी आईज उस मोशन को परसीव नहीं कर पाएंगी। आपको एग्जैक्टली लगेगा नहीं कि चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा है, बट बहुत टाइम के बाद जब आप देखोगे ना, चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गया होगा आपको, मगर कभी भी रियलाइज नहीं होगा कि चार्ज मूव कर रहा है, तो आप परसीव नहीं कर पाओगे, मगर एक्चुअल में चार्ज मूव कर रहा होगा। तो अगेन थोड़ा आइडिया दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सिर्फ दिमाग में इतना मत रखो कि आपके चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, मोशन भी वहां हो सकता है, और वो मोशन आपका क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब अगला जो मैं यहां पे पार्ट लूंगा दैट इज योर कूलम्स लॉ। अब अगेन कूलम लॉ उतना मुश्किल है नहीं। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, अगर आप दो चार्जेस को लेते हो, अगर आप दो चार्जेस को लेते हो, लेट दिस बी Q1, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फिलहाल के लिए मैं पॉजिटिव लेता हूं। तो मैंने एक चार्ज बॉडी ले ली, अब मैं दूसरा चार्ज बॉडी यहां पे लेता हूं, लेट इट बी Q2, अगेन मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने इन दो चार्ज बॉडीज को एट अ डिस्टेंस रखा ना, एट अ डिस्टेंस रखा। अच्छा, ये चार्ज बॉडीज कहां पे ले रहा हूं? वाटर में ले रहा हूं। ये चार्ज बॉडीज कहां पे ले रहा हूं? किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ले रहा हूं। ये चार्ज बॉडीज कहां पे ले रहा हूं? वैक्यूम में ले रहा हूं, एयर में ले रहा हूं, कहां पे ले रहा हूं? वो चीज आपको दिमाग में रखना है। तो अगेन फिलहाल के लिए लेट अस एज्यूम कि मैं इन चार्ज बॉडीज को वैक्यूम में लेता हूं, वैक्यूम या फ्री स्पेस जिसे आप कहते हो। तो यहां जो मीडियम होगा अभी आपका, रादर मैं बोल सकता हूं यहां कोई मीडियम ही नहीं प्रेजेंट है, आपके जो चार्जेस है आपने उनको वैक्यूम में रखा हुआ है।
आपने वैक्यूम में रखा हुआ है अपने चार्जेस को, तो एग्जैक्टली कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है? अगर आपके पास दो चार्जेस वैक्यूम में होंगे ना, दो चार्जेस किस में होंगे? वैक्यूम में, तो ये दो चार्जेस जो है ये एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे फोर्स। या तो ये दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या तो ये दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और वो जो फोर्स, मतलब जिस फोर्स के साथ ये दो चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको कूलम्स लॉ देता है। अब अगेन आप देख सकते हो कि इस बॉडी का चार्ज कितना है? Q1, इस बॉडी का चार्ज कितना है? Q2, और इन दो बॉडीज के बीच का सेपरेशन, रादर इन दो बॉडीज के सेंटर के बीच का सेपरेशन। अगेन ये जो बॉडीज मैं यहां ले रहा हूं ना, यहां पर ये बॉडीज आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहां पर एग्जैक्टली आप एज्यूम करोगे कि सारा चार्ज जो है वो एग्जैक्टली सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है इस पूरी बॉडी पर, आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि सारे का सारा चार्ज एग्जैक्टली कंसंट्रेटेड है यहां पर सेंटर पे। तो ये चीज का टेक केयर करेंगे। और अगेन यहां पर दूसरा सेंटर है, आप इन दो सेंटर्स के बीच में, या आप इन दो सेंटर्स को ज्वाइन कर लो। दो सेंटर्स के बीच का कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा ना, आप चेक कर लो। दो सेंटर्स के बीच का कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा ना, लेट दैट बी आर, लेट दैट बी आर। तो ये तो हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके पास दो चार्जेस है, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, इन दो के बीच का सेपरेशन क्या रख दिया? R। तो कूलम्स लॉ अगेन वैक्यूम में है ना, वैक्यूम में है, तो कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है? कि कूलम्स लॉ ये स्टेट करता है कि ये दो चार्जेस या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। डिपेंड करेगा कि ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो इसी पे डिपेंड करेगा ना। अगर आपके पास दोनों सेम नेचर के चार्जेस है, ये तो रिपेल करेंगे। अगर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। फर्दर मैं बात करता हूं जो एग्जैक्टली यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, उसी का मैग्नीट्यूड कौन देता है? कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आपके पास होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। It is directly proportional to the product of the charges, and it is inversely proportional. Attraction, repulsion, कुछ भी, it is inversely proportional to the square of the distance between their centers. The square of the distance between their centers. तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका कूलम्स लॉ स्टेट करता है। तो अब अगर मैं इन दोनों स्टेप्स को अगर मैं फॉर एग्जांपल कंबाइन करूं, मैं बोल सकता हूं ना कि आपके पास जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अच्छा एक पॉइंट जरा सुन लो, मैंने कूलम्स लॉ स्टेट किया किसके लिए? वैक्यूम के लिए। कूलम्स लॉ स्टेट ही किया गया है वैक्यूम के लिए। मीडियम के लिए तो फिर ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है। तो आप एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते हो कि कूलम लॉ जो है वो हर एक मीडियम के लिए, नहीं। कूलम लॉ को डिफाइन किया गया है वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए आप बोल सकते हो कि जब दो चार्जेस वैक्यूम में होंगे, जब दो चार्जेस आपके वैक्यूम में होंगे और दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड, एक का Q1 दूसरे का Q2, और इनके बीच का सेपरेशन R होगा, तब एग्जैक्टली ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे फोर्स। वो फोर्स अट्रैक्शन का हो सकता है, रिपल्शन का हो सकता है। वो फोर्स का जो एग्जैक्टली जो आप मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, वो एग्जैक्टली इनवर्सली डिपेंड करेगा ऑन द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। और अगेन आप वैक्यूम के लिए डिफाइन करते हो, तो ये आपका एग्जैक्टली कूलम लॉ स्टेट करता है। अब तो वैक्यूम की बात हुई ना, वैक्यूम की बात हुई, आप एग्जैक्टली इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस कर सकते हो। आप इसको रिप्लेस कर सकते हो एक इक्वालिटी से, और यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा K0। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और अगेन बाकी वाला जो पार्ट आपके पास है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वो आप देख सकते हो कि वो अपनी जगह पर है। होपफुली अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को यहां इंट्रोड्यूस किया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आप तो वैक्यूम के लिए डिफाइन कर रहे हो ना, मैंने K0 लिखा, नॉट का मतलब मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूं। और एग्जैक्टली ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यहां पे K0 है, इसका वैल्यू अगर मैं बात करूं, मैं इसको इक्वेट कर रहा हूं, इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है। 9 × 10⁻⁹, और यूनिट इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि आपका क्या यहां पर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है आपका, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है आपका, आप इसको और एक स्टाइल में लिख सकते हो। क्योंकि कोई भी अगर आपके पास मीडियम होता है ना, कोई भी मीडियम, हर किसी मीडियम की अपनी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, और उस एब्सोल्यूट परमिटिविटी को आप एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर मैं कोई भी मीडियम लेता हूं, अगर मैं कोई भी मीडियम ले रहा हूं, किसी भी मीडियम का आप डिफाइन क्या कर सकते हो, किसी भी मीडियम का डिफाइन आप कर सकते हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी। आप किसी भी मीडियम का डिफाइन क्या कर सकते हो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसको रिप्रेजेंट आप करते हो एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन से। और अगेन अगर मैं यहां पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट लिखूं, ये क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप समझो समझो इसको। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, मगर यहां पर एप्सिलॉन है ना, तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बन जाएगा। तो ऑफ मीडियम, इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया किसी भी मीडियम के लिए। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होगा, आप तो वैक्यूम की बात कर रहे हो। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होगा, आप वैक्यूम की बात करते हो। अब वैक्यूम का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, वैक्यूम का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, उसका वैल्यू आपके पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। तो अगर मैं यहां पर एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की बात कर रहा हूं, या फ्री स्पेस वैक्यूम एक ही होगा, इसके वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ठीक है, होपफुली अभी तक किसी, मैंने यूनिट नहीं लिखा, बट होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब आप क्या कर सकते हो, आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के स्टाइल में लिख सकते हो। कैसे लिखते हो आप इसको, आपके पास एग्जैक्टली के नॉट का वैल्यू ये है ना, आप एग्जैक्टली यहां पर लिख सकते हो कि आपका जो के नॉट होता है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के नॉट किसके लिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, किस मीडियम के लिए, वैक्यूम के लिए। और फर्दर बात करूं यहां पे, के नॉट को आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है आपके पास, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। फर्दर देखते जाओ। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जैसे मैंने बताया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, यहां पे -12। तो वही मैं बोल सकता हूं, वो आपके यहां पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। और अगर मैं यूनिट की बात करूं, अगर मैं यूनिट की बात करूं, आप देख लो 4 पाई यहां पर डायमेंशनलेस है, तो जो एग्जैक्टली के नॉट का डायमेंशन होगा उसी का रेसिप्रोकल ले लो, वो एप्सिलॉन नॉट का क्या बन जाएगा, डायमेंशन या यूनिट बन जाएगा। तो जो भी के नॉट का यूनिट है ना, उसका रेसिप्रोकल ले लो, क्योंकि के नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच का रिलेशन जरा देख लो, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो जो भी आपके के नॉट का यूनिट है उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बन जाएगा, क्योंकि इसका कोई यूनिट यहां पर नहीं है। तो अगर मैं यहां पे अगेन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखूं, अगेन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखूं, इट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और अगेन अब यूनिट की अगर मैं बात करूं, के नॉट के यूनिट को रिवर्स कर देना है, तो c² डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। अभी देखते जाओ, आप देखते जाओ वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पार्ट तो पढ़ा होता है, तो नया क्या मैं यहां पे दिखाऊंगा, नया क्या मैं दिखाऊंगा जो आप एग्जैक्टली कहीं दूसरी जगह से पढ़ नहीं पाओगे, तो वो आप उसके लिए थोड़ा वेट कर लो। बट अगेन फिलहाल तो बेसिक, बहुत बेसिक है ये, तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहां पर मैंने बात की, तो आप देख सकते हो कि मैंने कूलम्स लॉ की बात की, मैंने फोर्स की बात की, और मैंने यहां पर फ्री स्पेस के बारे में बात की। अब अगर आप मीडियम में जाते हो, अगर आप मीडियम में जाते हो, अब समझो यहां पर मीडियम में जाने से पहले मैं और एक टर्म को इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो देखी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम की भी देखी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी फ्री स्पेस की भी देखी, और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का तो वैल्यू भी देखा हमने, ये तो वैल्यू भी देखा। अब मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी को आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हो।
देख लो मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं सो दैट कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं ना, आप इनको पेन डाउन भी कर सकते हो। तो आप पेन डाउन किया करो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, और अगेन आप डिफरेंट बुक्स से फिर नोट्स वगैरह जो है वो क्राफ्ट करो। मैंने लास्ट टाइम डिस्क्रिप्शन में मुझे एग्जैक्टली भूल गया था लिंक डालना इसका नोट्स का, तो इस वीडियो में डेफिनेटली मैं वो पुट करने वाला हूं, तो वहां से आप वो नोट्स फिर कलेक्ट कर सकते हो। तो अगेन फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव परमिटिविटी की, रिलेटिव परमिटिविटी की मैं बात कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि मैंने एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी भी मीडियम के बारे में बात की, मैंने एब्सोल्यूट परमिटिविटी फ्री स्पेस के बारे में भी बात की। अगर आप इनका रेशियो लोगे, अगर आप इनका रेशियो लोगे, कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर मैं बोल रहा हूं कि आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी जो आपके पास होता है वो रेशियो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो आपके पास रेशियो है, मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे, आप इसको लिख सकते हो, ये आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। जिस भी मीडियम की आप बात करो, आपका मीडियम वाटर हो सकता है, आपका कोई और मीडियम हो सकता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है, आप पेपर को ले सकते हो, आप पेपर को एज अ मीडियम ले सकते हो, तो अगेन कुछ भी मीडियम हो सकता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और मीडियम में कुछ भी आ सकता है। आप अल्कोहल ले सकते हो मीडियम, आप ईथर ले सकते हो मीडियम, आप कुछ भी ले सकते हो मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या होगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये एग्जैक्टली आपको देता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसको आप ER से रिप्रेजेंट करते हो। मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है ना, मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है ना, तो मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी से डिवाइड कर दो। एक बार और सुन लो, अगर आपको यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है ना किसी भी मीडियम का, उसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, आपको रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगा। अब अगेन होपफुली आपको ये सारा समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। मैं तो कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मैंने फिलहाल के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो एग्जैक्टली एप्लीकेबल होता है, रादर स्टेट किया गया है वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए। होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट में अब यहां पर इफेक्ट ऑफ मीडियम की बात करने वाला हूं, आप देखते जाओ, और अगेन मैं इन इक्वेशंस को पहले स्टेट करूंगा, तो आप देखते जाओ। तो देख लो, मैंने कूलम्बिक फोर्स को डिफाइन किया, मैं FC लिख रहा हूं, एंड इट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। बहुत सारे बच्चों को मैं जब क्वेश्चन पूछता हूं ना, तो एग्जैक्टली वो गलत आंसर देते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि आपके पास चार्ज Q1 है, आपके पास चार्ज Q2 है, और इन दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन जो है वो आपके पास R है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो मैं उनको बताता हूँ, आप भी सुन लो, और अगेन आप अपनी जगह सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, और कोशिश करो इसको अपने से आंसर देने की, तो आप भी रियलाइज़ कर सको कि आपको, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपने सही से पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। तो आप देख लो यहाँ पे, अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, इनके बीच का सेपरेशन मैं R ले रहा हूँ, तो अब सिंपल मैं यहां पे बात कर रहा हूं कूलम्बिक फोर्स की, तो वो तो इक्वेशन है, वो तो इक्वेशन है, हो गया। तो आप बोलोगे कि चलो इसका वैल्यू 10 है, तो मैंने 10 न्यूटन बता दिया फोर्स। यहां पे इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इस पे भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं फिर क्या बोलता हूं कि अगर आप इन दो चार्जेस के बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो, देखो सिंपल सा क्वेश्चन होता है मेरा, अगर अब आप इन दो चार्जेस के बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो,
अच्छा, इस मीडियम का अपना क्या होगा? इस मीडियम का अपना क्या होगा? इसका अपना रिलेटिव परमिटिविटी होगा, तो ER। अच्छा, इसका अपना क्या होगा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन आर भी होगा, एप्सिलॉन भी होगा। एप्सिलॉन आर की बात करें तो ये तो रिलेटिव परमिटिविटी बनेगा। एप्सिलॉन की बात करें तो एग्जैक्टली ये आपके पास क्या बनेगा? एप्सिलॉन की बात अगर करेंगे तो ये आपके पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम का बन जाएगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या होता है, अगर मैंने इन दो चार्जेस के बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस किया, क्या कूलम्बिक फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने दो चार्जेस पहले वैक्यूम में लिए, मैंने देखा कि इन पर एक दूसरे पर कूलम्बिक फोर्स पड़ रहा है 10 न्यूटन का। अब मैंने इन्हीं दो चार्जेस के बीच में एक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या कूलम्बिक फोर्स पे फर्क पड़ेगा? तो सब स्टूडेंट्स ने इक्वेशन क्या पढ़ा होता है फोर्स का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट वहां पर नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं एप्सिलॉन, क्योंकि वो जनरलाइज करते हैं किसी भी मीडियम के लिए इक्वेशन को, वो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो आपने क्या किया, आप एग्जैक्टली जब ये इक्वेशन लिखते हो ना, आप बोलते हो कि ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये जनरलाइज फॉर्म है कूलम्ब लॉ का, और फिर आप बोलते हो कि आपके पास एग्जैक्टली एप्सिलॉन नॉट तो यहां पर नहीं है, यहां तो एप्सिलॉन है, मीडियम का अपना एप्सिलॉन होगा, तो यहां पर कुछ डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा। हाँ, कूलम्बिक फोर्स जो है ना वो कुछ डिफरेंट होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट होता है। एक बार और सुन लो, मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास दो चार्जेस है, दो चार्जेस एग्जैक्टली यहां पर R डिस्टेंस पर है, Q1 Q2 इनका चार्ज है, इनके बीच में कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन का कूलम्बिक फोर्स। फिर मैं क्वेश्चन ये पूछता हूं कि अगर मैंने एक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया, मीडियम को इंट्रोड्यूस करने पर क्या आपका कूलम्बिक फोर्स चेंज होगा कि नहीं होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहते हैं होगा, क्योंकि वो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। उनके हिसाब से इक्वेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो उनके हिसाब से क्या होता है कि वो सिंपली बोलते हैं कि एप्सिलॉन जो यहां पर है वो तो चेंज हो रहा है। पहले वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट है, बट अब जब आप फॉर एग्जांपल यहां पर एक मीडियम ले रहे हो, मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन है, तो वैल्यू वैरी करेगा, ओवरऑल आपका कूलम्बिक फोर्स वैरी करेगा। तो ये आप एग्जैक्टली इस स्टाइल से सोचते हो, मगर मैंने तो पहले ही कहा ना कि कूलम्बिक फोर्स को डिफाइन किसके लिए करते हो? सिर्फ वैक्यूम के लिए। तो हमेशा याद रखो कि इवन दो अगर आपने मीडियम को इंट्रोड्यूस किया, कूलम्बिक फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कूलम्बिक फोर्स जो है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सेम रहेगा। अगर पहले दो चार्जेस के बीच में कूलम्बिक फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, वो हमेशा 10 न्यूटन का लगेगा। फिर मीडियम की वजह से होगा क्या, मीडियम की वजह से एक्चुअली होगा क्या, वो मैं अभी आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। अब फिलहाल के लिए वापस आ जाता हूं। ये आपका कूलम्बिक फोर्स है। अच्छा, याद रखना आपने, ये पूरा क्लियर रहना चाहिए कि मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कूलम्बिक फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज पूरा क्लियर रखो दिमाग में कि मीडियम इंट्रोड्यूस करने पे आपका कूलम्बिक फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कंटिन्यू करते हैं। ये तो मैंने कूलम्बिक फोर्स लिख दिया। अब कूलम्बिक फोर्स के बाद हमने फर्दर देखा था कि आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कुछ नहीं है, वो रेशियो है। किस किस का रेशियो है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी उसी मीडियम का डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैक्यूम का। तो आपने किसको यहां स्टैंडर्ड बनाया? वैक्यूम को। अच्छा, जरा सुनो आप, अगर मैं फॉर एग्जांपल वैक्यूम की बात करूं, जरा वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा? अगर मैं यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम की बात करूं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वैक्यूम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन का वैल्यू तो एप्सिलॉन नॉट ही होगा ना वैक्यूम के लिए। अगर मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूं, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। तो आप लिख दो एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज एप्सिलॉन नॉट, वो तो पहले ही डिस्कस किया। तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, डिवाइड किससे कर दोगे? एप्सिलॉन नॉट से, ये आपका 1 आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है ये। अच्छा, जरा ये देख लो, इसका कुछ यूनिट था, इसका भी कुछ यूनिट था, ये तो रेशियो है, दोनों का सेम यूनिट है। तो आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा, इसका डायमेंशन, रिलेटिव परमिटिविटी का डायमेंशन M0 L0 T0, कहने का मतलब डायमेंशनलेस। अब देख लो मैं किस स्टाइल से जा रहा हूं। मैंने तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह बताया कि कूलम्बिक फोर्स पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने मीडियम इंट्रोड्यूस भी किया। फिर होता क्या है एक्चुअली मीडियम इंट्रोड्यूस करने से, वहां पर भी जाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए। फर्दर यहां पर मैं कुछ इक्वेशंस लिखता हूं, देखते जाओ, देखते जाओ। जब आप मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हो ना, जब आप मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हो, ये पॉइंट बहुत अच्छे से सुनना, जब आप मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हो, आप देखते हो कि आपके चार्जेस पर नेट फोर्स, अच्छा मैंने नेट फोर्स बोल दिया,
मैंने नेट फोर्स की बात की। नेट फोर्स जब मैं आपको बोल रहा हूं ना, तो नेट फोर्स का मतलब कोई 2 फोर्सेस का नेट हो सकता है, कोई 10 फोर्सेस का नेट हो सकता है, कोई 1000 फोर्सेस का नेट हो सकता है। तो नेट का मतलब कि एक ही फोर्स अब इन्वॉल्व नहीं होगा, मल्टीपल फोर्सेस अब इन्वॉल्व होंगे जब मैं नेट फोर्स की बात करता हूं। नेट फोर्स की जब मैं बात करता हूं, तो रिपीट करता हूं, जब आप दो चार्जेस के बीच में एक मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हो ना, मीडियम भी आपके चार्जेस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। तो पहले ठीक है, दो चार्जेस थे, दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते थे, वो कूलम्बिक फोर्स था, बिल्कुल सही। अब आपने मीडियम को इंट्रोड्यूस किया। जब आप मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हो ना, वो मीडियम आपके चार्जेस पर एक डिफरेंट फोर्स अप्लाई कर देता है। तो चार्ज पे कितने फोर्स आ जाएंगे? एक चार्ज पे 2 फोर्स आ जाएंगे। एक तो कूलम्बिक पहले ही था, अब मीडियम का फोर्स भी आ जाएगा। और जब आप एग्जैक्टली इन दो फोर्सेस का नेट निकालते हो, वो नेट फोर्स यहां पर, नेट फोर्स अगर मैं बात यहां पे करूं, उस नेट फोर्स की इक्वेशन जो है वो आपके पास होती है, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन जो है, ये मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक है। जितना आपके मीडियम का एप्सिलॉन बड़ा होगा, उतना दो चार्जेस के बीच का फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। नेट फोर्स, नेट फोर्स याद रखो। तो आप देख सकते हो, मैंने तो 3 फोर्सेस की बात की। मैंने कूलम्बिक फोर्स की बात की, मैंने मीडियम के फोर्स की बात की, मैंने नेट फोर्स की बात की। 3 फोर्सेस की बात हो रही है, 3 फोर्सेस की बात हो रही है। मैं दिखाऊंगा कैसे वो मीडियम का फोर्स आपके पास जनरेट होता है, बट 3 फोर्सेस की बात हो रही है, ये इसका आप टेक केयर करो। अच्छा, फर्दर देख लो, अगर मैं नेट फोर्स की अब बात करूं, कहने का मतलब एक तो कूलम्बिक फोर्स लग रहा है चार्ज पे, दूसरा मीडियम का फोर्स लग रहा है चार्ज पे। उन दोनों मीडियम और कूलम्बिक फोर्स का जो नेट फोर्स आप लोगे ना, वो नेट फोर्स का जो इक्वेशन है वो मैं लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन किसका अभी प्रॉपर्टी बन रहा है? मीडियम का, क्योंकि आपने मीडियम इंट्रोड्यूस किया। फिर आपके पास एग्जैक्टली यहां पर Q1 Q2 और फिर डिवाइडेड बाय आपके पास R²। तो ये आपके पास एग्जैक्टली नेट फोर्स है, ये आपके पास कूलम्बिक फोर्स है। फर्क है इनमें। कूलम्बिक फोर्स आपके चार्जेस पर जो लग रहा है वो हमेशा लगेगा ही लगेगा। मीडियम को इंट्रोड्यूस करने पे मीडियम एक अलग सा फोर्स आपके चार्जेस पे लगाएगा, और वो फोर्स भी हम निकालने वाले हैं। मगर जब आप मीडियम के फोर्स और कूलम्बिक फोर्स का नेट फोर्स निकालते हो, रिजल्टेंट निकालते हो, वो नेट फोर्स का जो इक्वेशन का स्टाइल है, अगेन वो बराबर रिजेंबल कर रहा है, बराबर नहीं, अराउंड ऑलमोस्ट सारा रिजेंबल कर रहा है। सिर्फ यहां एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम का है, यहां पे एप्सिलॉन आपके मीडियम का है। तो होपफुली अभी तक डाउट नहीं होगा। तो यहां तक तो हो गया, यहां तक तो हो गया। अब एप्सिलॉन की बात करते हैं, देखते जाओ, आराम से देखते जाओ। अगर मैं यहां एफ नेट की बात करूं, आराम से देखते जाओ, इसमें कोई जल्दी है नहीं। अगर मैं एफ नेट की बात करूं 1/4 पाई अपनी जगह पे, एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हो आप? जरा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। एप्सिलॉन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? देख लो, मैं इसको यहां ट्रांसपोज कर रहा हूं। मैं लिख सकता हूं ना यहां पे कि आपका जो एप्सिलॉन है, इट इज सिंपली एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आप चेक कर लो। तो एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो मैं वही लिख रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब देख लो, देख लो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। मैंने अलग से लिख दिया, आप चेक कर लो क्या बच गया। कुछ दिख रहा है, कुछ मैंने छोड़ा, मैंने एप्सिलॉन आर को वहां स्किप किया, तो मैं मल्टीप्लाई इसको कर रहा हूं 1/एप्सिलॉन आर से। तो अभी तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मैंने बस इस एप्सिलॉन आर को बाहर रख दिया, बाकी इसको लिख दिया। अच्छा, ये किसके साथ रिजेंबल करता है? कूलम्बिक फोर्स के साथ रिजेंबल। तो आपका जो एफ नेट है यहां पे, आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट आपका कूलम्बिक फोर्स है, और आप इसको एफ सी लिख सकते हो। और डिवाइड किससे होगा? एप्सिलॉन आर से डिवाइड होगा। तो डिवाइड आपका यहां पे एप्सिलॉन आर से होगा। तो आप देख सकते हो कि आपके पास अगेन यहां पर नेट फोर्स और कूलम्बिक फोर्स का रिलेशन जो है, आप इनको रिलेट कर सकते हो, नेट फोर्स और कूलम्बिक फोर्स को, थ्रू योर रिलेटिव परमिटिविटी, थ्रू योर रिलेटिव परमिटिविटी। होपफुली अभी तक डाउट नहीं आया होगा। अब मैं यहां पे मीडियम की बात करता हूं, आप देखते जाओ। अब मैं मीडियम के फोर्स की बात करता हूं, क्योंकि मीडियम तो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना आपको। तो मीडियम के फोर्स की बात करते हैं, आप देखते जाओ और देखते हैं कि मीडियम कैसे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो आप आराम से देख लो। मैं एक एग्जांपल वाइज आपको समझाऊंगा। यहां पे आपके पास लेट अस एज्यूम पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर भी आपके पास लेट अस एज्यूम पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली एक यहां पर इंसुलेटर ले रहा हूं। मैं सिंपली यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं एक इंसुलेटर ले रहा हूं। तो ये मैंने एक इंसुलेटर यहां पे ले लिया, सिंपल है।
अच्छा, ये फोर्स इस फोर्स पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो वो रिपल्सिव फोर्स मैं ये दिखा रहा हूं, आप चेक कर लो, ये रिपल्सिव फोर्स यहां पे लग रहा है, मैं इसको लिख रहा हूं F कूलम्बिक, क्योंकि ये तो रिपल्सिव फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स है, अभी कुछ मीडियम वगैरह है नहीं, वैक्यूम में हम बात कर रहे हैं, तो कूलम्बिक फोर्स तो लग रहा है। अगर मैं अभी बात करूं, ये तो वैक्यूम है सारा, कूलम्बिक फोर्स इस पे लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और ये कूलम्बिक फोर्स है, और यहां से भी क्या लगेगा, यहां से भी कूलम्बिक फोर्स लगेगा, दैट इज Fc। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, वो देख लेंगे आगे, बट फिलहाल के लिए इस पर भी फोर्स लग रहा है, इस पर भी फोर्स लग रहा है, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक इंसुलेटर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, समझो। अगेन, अगर आप ये पहला लेक्चर मेरा देख रहे हो ना, आप एग्जैक्टली प्रीवियस लेक्चर्स देखो, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखो, मैंने वहां पे इंडक्शन पूरा पढ़ा हुआ है। तो इंडक्शन से आपको पता चलेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एग्जैक्टली यहां पर सारे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो कहने का मतलब यहां पर एक नेगेटिव लेयर क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा इस मटेरियल में। तो जब आपके एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे इस मटेरियल में, एक नेगेटिव लेयर यहां क्रिएट हो जाएगा। जरा यहां फर्दर देख लो, ये भी तो पॉजिटिव है ना, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहां से भी नेगेटिव लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब आप समझने की कोशिश करो, अगर एग्जैक्टली ऊपर आपका नेगेटिव लेयर क्रिएट हो रहा है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंगली आप देखोगे नीचे आपका पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो जाएगा, नीचे आपका पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो जाएगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा, ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है कि रिपेल, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है ना, तो आप देखोगे कि इस चार्ज पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इस चार्ज पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये इस छोटी सी बॉल की वजह से हो रहा है। वैसे ही आप देखोगे कि ये तो पॉजिटिव चार्ज है और यहां तो नेगेटिव फिल्म आ गया, एग्जैक्टली यहां पर आप देखोगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो आप देखोगे कि ये पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा। और ये जो आपका एग्जैक्टली फोर्स है, ये तो छोटा सा मीडियम मैंने इंट्रोड्यूस किया ना, तो ये एग्जैक्टली आपका फोर्स मीडियम की वजह से है। आपको नहीं लगता कि इस बॉडी पे दो फोर्सेस है, इस बॉडी पर दो फोर्सेस है ना, अगर इस बॉडी पर दो फोर्सेस है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल सकते हो ना, वो रिजल्टेंट आपका ये F नेट होता है, वो रिजल्टेंट आपका F नेट होता है। तो मैं एक बार और आपको बोलता हूं, एक मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कूलम्बिक फोर्स पे फर्क नहीं पड़ता है, बट नेट फोर्स जो आपका है ना वो डेवलप हो जाता है और नेट फोर्स आपका कम हो जाता है। यहीं पे एक रिमार्क आप लिख सकते हो कि जो दो चार्जेस है उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स जो होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, वो वैक्यूम में सिर्फ होता है। अगर आप दो चार्जेस को एक मीडियम में ले जाओगे तो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो एग्जैक्टली रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस किसी अमाउंट से होता है, और किस फैक्टर से रिड्यूस होता है, एप्सिलॉन आर से रिड्यूस होता है। तो ये चीज दिमाग में रखो, एक रिमार्क अपनी जगह पे लिख के रखो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज प्रेजेंट इन वैक्यूम। मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन वैक्यूम। आप चार्जेस को किसी मीडियम में ले जाओगे, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस होगा ही होगा। किस फैक्टर से रिड्यूस होगा, एप्सिलॉन आर से रिड्यूस होगा। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कन्वे करना चाहता हूं। फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब अगर मैं इसी मीडियम को थोड़ा बड़ा कर दूं, अगर मैं इसी मीडियम को थोड़ा बड़ा कर दूं, तो ऑब्वियसली ये फोर्सेस बड़े हो जाएंगे ना, क्योंकि ज्यादा यहां पर आपका एग्जैक्टली इंड्यूस नेगेटिव चार्ज आएगा, ज्यादा इंड्यूस नेगेटिव चार्ज आएगा, ये फोर्सेस बढ़ते जाएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इसी मीडियम को बहुत बड़ा कर दूं, बहुत बड़ा कर दूं, अब आपको नहीं लगता कि आपके दो चार्ज, देख लो मेरे पास छोटा सा बॉल था, मैंने इसको बड़ा कर दिया, आपने देखा हाँ मीडियम का फोर्स आ रहा है कुछ, अब मैंने इसी बॉल को इतना बड़ा कर दिया कि आपके चार्जेस इसी बॉल में आ गए, रादर इसी मीडियम में आ गए। और अगेन जब ये इसी मीडियम में आ गए ना, आपके इस चार्ज पर अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्स लगेगा, अलग अलग डायरेक्शंस में यहां पे फोर्स लगेगा, अलग अलग डायरेक्शंस में यहां पे फोर्स लगेगा। तो आप रिजॉल्व कर दो, ये सारे फोर्सेस किसकी वजह से है, मीडियम की वजह से। कूलम्बिक फोर्स तो अपनी जगह पर है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे जो आपके पास यहां फोर्सेस है, ये तो मीडियम की वजह से है। आप इन सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर दो। जब आप इन सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हो ना, आप देखते हो कि आपका एक नेट फोर्स, मीडियम का नेट, मीडियम की वजह से एक नेट फोर्स, जिसको मैं FM ही रिप्रेजेंट करूंगा, वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाता है। और यहां पर भी आपके पास क्या बन जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा। एक बार और, यहां पर आप देख रहे हो ना, ये आपके पास ये भी मीडियम का फोर्स है, ये भी मीडियम का फोर्स है, हर डायरेक्शन में इस चार्ज पर लगेगा ना मीडियम की वजह से फोर्स। आप एग्जैक्टली उस सारे को रिजॉल्व करो,
जो भी आपके पास एग्जैक्टली मीडियम की वजह से फोर्स लगते हैं आप उनको रिजॉल्व करो। आप देखोगे कि वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और इस चार्ज पर एक नेट मीडियम का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज अपोजिट टू कूलम्बिक फोर्स। तो अगर अब आप खुद से देख लो, इस चार्ज पर दो फोर्सेस है, एक फोर्स है कूलम्बिक फोर्स का और दूसरा जो फोर्स है वो तो मीडियम की वजह से लग रहा है ना, जो दूसरा फोर्स है वो तो मीडियम की वजह से लग रहा है ना, तो दूसरा फोर्स यहां पर मीडियम की वजह से लग रहा है, 180 डिग्री पे है ना, 180 डिग्री पे है ना, तो आपके पास कूलम्बिक फोर्स बड़ा होता है, मीडियम का फोर्स उतना बड़ा नहीं होता है, वो कभी भी आपके कूलम्बिक फोर्स को डोमिनेट नहीं कर पाता है। तो आप अगर यहां पर आप समझो, यहां पर अगर मैं यहां पर एफ नेट की बात करूं, अगर मैं यहां पर एफ नेट की बात करूं, आपका जो नेट फोर्स होगा उसको आप इस स्टाइल में लिख सकते हो ना कि इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, कूलम्बिक फोर्स माइनस फोर्स ऑन मीडियम। आप इसको लिख सकते हो ना कूलम्बिक फोर्स माइनस फोर्स ड्यू टू मीडियम। मैंने शायद फोर्स ऑन मीडियम कहा था, वो गलत है, मैं और एक बार बोल रहा हूं, इस चार्ज पर अब जो नेट फोर्स लग रहा है इट इज सिंपली कूलम्बिक फोर्स माइनस फोर्स ड्यू टू मीडियम। इस चार्ज पर एक कूलम्बिक फोर्स था, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो फोर्स ड्यू टू मीडियम, वो आपका नेट फोर्स किस पर आ जाएगा, इस चार्ज पर आ जाएगा। अच्छा जरा फर्दर देख लो, फर्दर देख लो, आपका जो नेट चार्ज है, जो नेट चार्ज है, यहां पर इक्वेशन समझो, इस नेट चार्ज की जगह आप लिख सकते हो ना एफ सी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, लिख सकते हो ना। और फर्दर अगर बात करूं, ये एफ सी तो अपनी जगह पर है, माइनस कर सकते हैं ना हम एफ एम, इसमें डाउट मत है कहीं पे। अब आप देख लो यहां पर अगर मैं एफ एम की बात करूं, अगर मैं एफ एम की बात करूं, यहां ट्रांसपोज कर दो इसको एफ एम को, और एफ सी बाय एप्सिलॉन आर को वहां ट्रांसपोज कर दो, तो आपके पास जो एफ एम वाला पार्ट आएगा इट विल बी एफ सी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो आप देख सकते हो। अब फर्दर देख लो, अगर मैं एफ एम की बात करूं इट इज इक्वल टू, आप एफ सी को क्या निकाल सकते हो, कॉमन 1 minus 1 by epsilon r. This is the force due to medium. This is the force due to medium. अगेन अगर आप जेई में हो ना, जेई या जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये डिस्कशन आपको पता होना चाहिए। अब यूजुअली क्या होता है, अगेन टीचर जो है एग्जैक्टली वो तो सिर्फ आपको पहले ये इक्वेशन दिखाते हैं, फिर बोलते हैं मीडियम के लिए मॉडिफाइड हो जाएगा, तो आप देख सकते हो नहीं सिंपल नहीं है इतना, मॉडिफाई वॉडिफाई वगैरह कुछ नहीं है। एक्चुअल आपका पूरा जो कंटेंट और जो स्टाइल है वो कुछ इस स्टाइल का होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कूलम्बिक फोर्स पे कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है मीडियम की वजह से, आपको पता होना चाहिए मीडियम अपना फोर्स एक्सर्ट करता है, आपको तो पूरा क्लियर होना चाहिए कि मीडियम जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसकी इक्वेशन का स्टाइल वो भी एग्जैक्टली आप कूलम्बिक फोर्स के स्टाइल में लिख सकते हो कि एफ एम इज इक्वल टू एफ सी मल्टीप्लाइड बाय 1 minus 1 by एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर का आइडिया होना चाहिए कि एप्सिलॉन आर जो आपके पास है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। तो यहां पर एग्जैक्टली अगर मैं इस पार्ट को कंक्लूड करूं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगेन 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 कूलम्बिक फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैंने तो मीडियम की बात की, मैंने एग्जैक्टली इस इक्वेशन की यहां पे बात की, इस इक्वेशन की मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा और मैं कंपोजिट मीडियम्स के बारे में बात करूंगा, आप देखते जाओ। देख लो, पहले मैं ये इक्वेशन लिखता हूं क्योंकि अभी बोर्ड पे है तो आप देख सकते हो। तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं नेट फोर्स की, तो आप देख सकते हो 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो ठीक है, तो ठीक है। अब देख लो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे एफ नेट इट इज इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर को लिख सकता हूं मैं यहां पे अंडर रूट एप्सिलॉन आर।
अब आप सोचोगे अंडर रूट कहां से आया? ठीक है, अंडर रूट को वापस कैंसिल कर सकते हो, मैं स्क्वायर लिख सकता हूं और फिर आर स्क्वायर। आप चेक कर लो, आप देख लो कहीं कुछ गलत मत हो रहा है। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर अपनी जगह पे। बस एप्सिलॉन आर को मैंने यहां पे अंडर रूट एप्सिलॉन आर लिखा और मैंने स्क्वायर भी तो लगाया ना, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, वापस आपको क्या मिलेगा? एप्सिलॉन आर मिल जाएगा। तो ठीक है, देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर, इसमें कुछ इश्यू नहीं है। फिर मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हो कि ये हाँ, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, मैं कॉमन स्क्वायर ले सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना यहां पे अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, फिर मैं लिख सकता हूं आर, फिर मैं लिख सकता हूं होल स्क्वायर। तो होपफुली आपको कहीं पे भी अभी तक डाउट नहीं होगा। अब मैंने क्यों दिखाया, मैंने एग्जैक्टली इस इक्वेशन को स्टाइल में कन्वर्ट क्यों किया, आप देखते जाओ। मैं यहां पर कंपोजिट मीडियम की बात करने वाला हूं, मैं यहां पर कंपोजिट मीडियम की बात करने वाला हूं। मैं यहां पर कंपोजिट मीडियम की बात करने वाला हूं। मैं यहां पर कंपोजिट मीडियम की बात करने वाला हूं। तो अगर आपके पास एक चार्ज है यहां पे, लेट इट बी Q1, और यहां पर एग्जैक्टली दूसरा चार्ज है, लेट इट बी Q2, और मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं इस चार्ज के बीच में कंपोजिट मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो ये आपके पास लेट अस एज्यूम ये R/2 सेपरेशन है यहां पे, और ये वाला पार्ट भी आपके पास यहां पर R/2 है। तो ऐसे कुछ। अब मैं देख लो क्या कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली आपको बोल रहा हूं कि आपके पास एक मीडियम है, तो ठीक है, मैं इसको इस तरीके से यहां हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपका एक मीडियम है यहां पे। ये आपका एक मीडियम है, ये आपका एक मीडियम है, और इस मीडियम का अपना रिलेटिव परमिटिविटी होगा। देख लो, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ये दो चीजें हैं। एब्सोल्यूट का मतलब एप्सिलॉन, मगर क्या मैं एप्सिलॉन के साथ डील कर रहा हूं कि एप्सिलॉन आर? मैं एप्सिलॉन आर के साथ डील कर रहा हूं, मैं रिलेटिव परमिटिविटी के साथ डील कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली इस मीडियम का अपना रिलेटिव परमिटिविटी होगा, और वो रिलेटिव परमिटिविटी में यहां पे एप्सिलॉन 1 लिख रहा हूं, एप्सिलॉन R1 लिख रहा हूं। तो ये इसका रिलेटिव परमिटिविटी का बात हो रहा है। मैं तो E1 भी लिख सकता था, बट कंफ्यूज ना हो आप, मैंने ER1 लिख दिया, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये भी तो आपका मीडियम है ना, यहां पर भी आपका मीडियम है, मगर ये कोई दूसरा मीडियम है आपके पास। आप देख सकते हो ये आपका दूसरा मीडियम है यहां पे। ये आपका दूसरा मीडियम है, और अगर मैं इस मीडियम के फॉर एग्जांपल रिलेटिव परमिटिविटी की बात करूं, वो आपके पास मैं यहां पे ले रहा हूं एप्सिलॉन, फिर मैं R2 ले रहा हूं। अब समझो, ये दो चार्जेस है, क्या इन दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम है? वैक्यूम नहीं है। ये दो चार्जेस है, क्या इन दो चार्जेस के बीच में एक ही मीडियम है? नहीं, दो मीडियम है। अब अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि जरा स्टेट करो, या रादर आप ये बताओ कि ये चार्ज इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और ये चार्ज इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, आप सिंपली नेट फोर्स बता दो कि इस चार्ज पे कितना है, आप नेट फोर्स बता दो इस चार्ज पे कितना है। तो आप वो इक्वेशन कैसे लिखते हो? देख लो, आराम से देखते जाओ। यहां जो आपके पास F नेट होगा, यहां जो आपके पास F नेट होगा, आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ। यहां जो आपके पास क्या होगा, F नेट होगा, इट विल बी इक्वल टू, देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर। यहां पर आपके पास Q1 इंटू Q2 है, यहां पर आपके पास Q1 इंटू Q2 है, डिवाइडेड बाई। अब देखो यहां पे पहले मीडियम के लिए जरा ये इक्वेशन देखते हैं, ये इक्वेशन अंदर वाला, स्क्वायर को भूल जाओ, अभी स्क्वायर तो लास्ट में लगाएंगे, पहले जरा इस वाले पार्ट को लिखते हैं पहले मीडियम के लिए। मैं लिख सकता हूं ना अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन R1, और फिर मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं R/2 से। क्यों? क्योंकि जो आपका एप्सिलॉन R1 है ना, ये कितनी लेंथ पर फैला हुआ है, R/2 पर। तो मैंने क्या किया, मैंने एग्जैक्टली यही स्टाइल फॉलो किया।
मैंने एग्जैक्टली देखा कि अंडर रूट एप्सिलॉन आर वन मैंने लिख दिया यहां पे, और ये अंडर रूट एप्सिलॉन आर वन, तो एप्सिलॉन आर वन कितने मीडियम पर फैला हुआ है, कितनी लेंथ पर फैला हुआ है रादर, तो आप देख सकते हो ये r/2 लेंथ पे फैला हुआ है, मैंने r/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ये तो एक का हो गया ना, दूसरे का भी लिखना होगा ना, दूसरे के लिए लिखते हैं, प्लस कर रहा हूं, पहले लिख रहा हूं अंडर रूट एप्सिलॉन r2, क्योंकि इस मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन r2 है। अब ये मीडियम कितनी लेंथ पर फैला हुआ है, r/2, तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, r/2 से। दोनों के लिए लिख दिया, तो दोनों के लिए ये वाला पार्ट हो गया। अब स्क्वायर लगाना है ना, तो आप यहां पर स्क्वायर लगा दो, ये आपके पास फोर्स है। अगेन ये मैं दिखा क्यों रहा हूं, ताकि आप HC वर्मा को अच्छे से सॉल्व कर सको, और कुछ भी नहीं। तो उस पर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वहां पर कोई इशू होना नहीं चाहिए, बस आपको ये स्टाइल पता होना चाहिए कि कैसे मैंने इस इक्वेशन को कैसे मैंने इस फॉर्म में लिखा। जब आपको ये पता होगा कि मैंने इसको कैसे इस फॉर्म में लिखा, आप ये तो आराम से कर पाओगे। चलो एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, रादर मुझे एक दो एग्जाम्पल्स लेनी है। अगेन आपके पास यहां पे चार्ज है, लेट इट बी Q1, और यहां पर आपके पास दूसरा चार्ज है, लेट इट बी Q2। अब देख लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 3 मीडियम्स यहां पे ले रहा हूं। देख लो, इसका यहां पर मैं ले रहा हूं R1, मतलब R1 लेंथ पर एक मीडियम होगा, R2 लेंथ पे दूसरा मीडियम, और R3 लेंथ पे तीसरा मीडियम। तो चलो ये पहला मीडियम है, ये आपका पहला मीडियम मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, और पहला मीडियम जो है उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा उसको एप्सिलॉन R1 लेंगे, उसको हम एप्सिलॉन R1 यहां पर लेंगे। तो ठीक है, ये पहला आपके पास मीडियम है। इसी तरीके से मैं यहां पर दूसरा मीडियम ले रहा हूं, मैं दूसरा मीडियम यहां पर ले रहा हूं, मैं दूसरा मीडियम यहां पे ले रहा हूं, और इस दूसरे मीडियम का अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी की बात करूं, मैं एप्सिलॉन R2 ले रहा हूं। ये रिलेटिव परमिटिविटी है, आपको आइडिया आ रहा होगा मैं यहां पे क्या दिखा रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूं, ये आपका तीसरा मीडियम है, ये आपका तीसरा मीडियम है, ये आपका तीसरा मीडियम है, आप देख सकते हो। और इसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो मैं एप्सिलॉन R3 ले रहा हूं। जो मुझे रिजल्ट यहां मिलेगा ना, मैं तो उसको बहुत घुमाने वाला हूं अभी, तो इसलिए पूरा फोकस रहो। अब देख लो यहां पे, अगर मैं एफ नेट की बात करूं, इट इज इक्वल, पहले क्या लिखते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये पार्ट सेम, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब डिवाइड करते हैं, अंडर रूट ई आर होता है ना, अंडर रूट एप्सिलॉन आर होता है ना, रादर अंडर रूट एप्सिलॉन आर आर होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स आर, कि आपका जो मीडियम है वो कितने डिस्टेंस पे स्प्रेडेड है। अब देख लो यहां पर, पहले मीडियम की बात करूं तो उसके लिए आ जाएगा अंडर रूट एप्सिलॉन R1 मल्टीप्लाइड बाय R1। आप चेक कर लो, क्योंकि ये R1 पे फैला हुआ है ना। जरा दूसरे मीडियम की बात करो तो फिर आप प्लस करते हो, इसका टेक केयर करोगे आप, फिर आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन R2, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, R2 से, फिर प्लस आपके पास अंडर रूट एप्सिलॉन R3, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, R3 से करोगे। सिंस आपके पास यहां पर 3 ही रीजन्स है, तो यहां पर क्या आ जाएगा फिर, होल स्क्वायर। इसका आप टेक केयर करोगे। तो मैं कंटिन्यू करता हूं, आप देखते जाओ। तो ठीक है, आप देखते जाओ। वो जो एफ नेट मैंने वहां पे लिखा है, आप देख लो, जो मैं एफ नेट यहां पे लिख रहा हूं,
एफ नेट आराम से देखते जाओ, पूरा फोकस्ड रहो। जो आपके पास एफ नेट है पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद Q1 इंटू Q2 में लिख रहा हूं, और होल डिवाइडेड बाय, इसको समेशन की स्टाइल में लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप देख लो यहां पे सबस्क्रिप्ट 1 1 2 2 3 3, ये तो 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, n रीजन्स के लिए आप लिख सकते हो ना यहां पे समेशन अंडर रूट एप्सिलॉन आर आई इंटू आर आई का होल स्क्वायर। एक बार देख लो, और यहां पर आपका जो i है वो 1 to n जा सकता है, 1 to 3 जा सकता है, 1 to 5 जा सकता है। तो चलो मैं लिखता हूं यहां पे आपका जो i है यहां पे ये 1 to n जा सकता है। अभी मैं यहीं पे स्टॉप नहीं करूंगा, अभी मैं यही स्टॉप नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होता है, समेशन और इंटीग्रेशन। समेशन आप लेते हो जब आपके पास बड़ी चीजें होती है, इंटीग्रेशन आप तब लेते हो जब आप डिफरेंशियल लेवल पे चले जाते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं कि दो चार्जेस के बीच का जो मीडियम है उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज हो रहा है। अभी तो आप देख रहे हो कि इस रीजन के लिए एक रिलेटिव परमिटिविटी, इस रीजन के लिए दूसरा रिलेटिव परमिटिविटी, इस रीजन के लिए तीसरा रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप देख रहे हो कि अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी अभी आपके पास है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल ये रिलेटिव परमिटिविटी एक कंटिन्यूअस स्टाइल में चेंज होगा, कंटिन्यूअस स्टाइल में, कहने का मतलब अगर आप डिफरेंशियल लेंथ यहां पे लोगे, उस डिफरेंशियल लेंथ का रिलेटिव परमिटिविटी लेट अस सपोज 5 है, फिर थोड़ा सा अगले डिफरेंशियल अगर डिफरेंशियल पार्ट में जाओगे रिलेटिव परमिटिविटी 6 हो गया। कहने का मतलब अगर आपका रिलेटिव परमिटिविटी इन एक हिसाब से इन पार्ट्स में यहां पर ब्रेक नहीं हो रहा है, अगर आपका रिलेटिव परमिटिविटी कंटिन्यूअस स्टाइल में चेंज होगा, तो तब आपको समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो आपके पास ये आर होगा, आपको आर को डिफरेंशियल तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको छोटे छोटे फिर यहां पर ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे आपको यहां पीसेस लेने पड़ेंगे। तो आपका आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिफरेंशियल आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं ना कि फॉर कंटिन्यूअस मीडियम, या अगर मैं बोल सकता हूं कंटिन्यूअस चेंजिंग मीडियम, अगर आपका मीडियम चेंज हो रहा है, अब मैं बोल रहा हूं कंटिन्यूअसली चेंजिंग मीडियम, ये चेंज क्या हो रहा है मीडियम में कि मैं मीडियम को बोल रहा हूं कंटिन्यूअसली चेंजिंग, मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी चेंज हो रहा है कंटिन्यूअस स्टाइल में। तो यहां पर आप देख सकते हो फॉर कंटिन्यूअसली चेंजिंग मीडियम, फॉर कंटिन्यूअसली चेंजिंग मीडियम, अगर मैं बात यहां पे करूं, आप देखोगे कि आपका जो एफ नेट है अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब तो चेंज हो रहा है। तो आप देखोगे कि आपके पास एग्जैक्टली Q1 Q2 अपनी जगह पर, अब देख लो जब चीजें कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज होती है ना, समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन में। अच्छा, आपका जो यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी है वो फंक्शन बनेगा ना आर का, क्योंकि आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो तो आर के साथ ही चेंज हो जाएगा। हर आर, अगर आप आर के डिफरेंट वैल्यूज लोगे, आर के डिफरेंट वैल्यू के लिए आपका एग्जैक्टली ई आर का जो वैल्यू होगा वो कुछ डिफरेंट होगा। तो आपका जो एग्जैक्टली ये वाला पार्ट है, रिलेटिव परमिटिविटी वाला पार्ट है, ये किसका फंक्शन बनेगा? आर का। कहने का मतलब अंडर रूट तो मैं लिखूंगा रिलेटिव परमिटिविटी एज अ फंक्शन ऑफ आर। और आप एग्जैक्टली यहां पर जो आर आई की बात करते हो ना, देख लो आपका पहले आर इतना था, मगर अब आप जा रहे हो डिफरेंशियल लेवल पे, अब आप आर इतना बड़ा नहीं ले सकते हो, आर को छोटा छोटा करते जाओ। कितना छोटा? डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल आर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? डी आर से रिप्रेजेंट करते हो। आप यहां पे डी आर लिख दो, और हां आप शुरू करोगे जीरो से, खत्म करोगे कंप्लीट आप यहां पे आर पर। तो अगर ये आपका पार्ट यहां पर फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 0 है, तो यहां पर आपका x इक्वल टू r है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं r इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने r को वेरिएबल लिया, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? r इज इक्वल टू r। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं कन्वे क्या करना चाहता हूं। तो फर्दर आप देख सकते हो कि ये तो इंटीग्रल स्टाइल में हो गया, और होल स्क्वायर तो अपनी जगह है ना, क्योंकि स्क्वायर तो बाहर है ना। तो समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स की अगर मैं बात करूं, आपको 0 से r जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो मैंने कूलम्स लॉ स्टेट किया था, सिंपल सा लॉ है,
आप पढ़ते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, फिर आप हाँ रिलेटिव परमिटिविटी वगैरह भी पढ़ते हो, बट आपको आइडिया होना चाहिए मीडियम के फोर्स के बारे में। आपको आइडिया होना चाहिए कि दो चार्जेस के बीच में अगर आप एक कंपोजिट मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो तो आपका नेट फोर्स का स्टाइल क्या होता है। अगर आप दो चार्जेस के बीच में एक ऐसे मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हो जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कंटिन्यूअसली चेंज होता है विद द डिस्टेंस, तो एग्जैक्टली वहां पर आपका इंटीग्रेशन का स्टाइल कैसे होना चाहिए। तो ये सारा इंट्रोडक्शन टू कूलम्स लॉ था। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक तो बात करूंगा वहां पे पोजीशन वेक्टर फॉर्म में आपके कूलम्स लॉ को स्टेट करने की, और मैं वहां पर एग्जैक्टली आपका कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में स्टेट करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें जो आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है उस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंट्रेंस में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास होगा उसमें मैं इन दो चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, और वहां पर मैं आपको एक्चुअली दिखाऊंगा कि जब भी आप दो बॉडीज के बीच में कूलम्बिक फोर्स अप्लाई करते हो ना तो स्टाइल क्या होना चाहिए, मतलब कैसे आप फोर्स को दिखाओगे। जब भी आप दो चार्जेस के बीच में कूलम्बिक फोर्स दिखा रहे हो तो आपको किस डायरेक्शन में वो दिखाना है और कैसे वो दिखाना है। और फाइनली मैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ पे भी जाऊंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। बट आज के लिए इतना काफी है, होपफुली आपको सारा समझ में आया होगा। टेक केयर।